पिछला क्लास में हम लोग चैप्टर 1 पढ़े हैं और इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आपको हम पहले ही कहते वीडियो में बता दिए। यहाँ पर चलते हैं। बोला कि मौर्य वंश का संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। याद रखिएगा, इनका जो प्रधानमंत्री थे वो आचार्य कौटिल्य थे, या फिर उनको विष्णुगुप्त बोलिए, फिर या चाणक्य बोल लीजिए। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। किस वंश का? तो मौर्य वंश का, ठीक है ना। यह बौद्ध धर्मावलंबी था। बाद में यह बौद्ध धर्म में चला गया, धर्म बदल लिया। कब? कलिंग युद्ध होने के बाद। कलिंग आपको बता देना चाहते हैं कि कलिंग जो है यह उड़ीसा का प्राचीन नाम है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोककालीन विभिन्न प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुए। देखिए, अशोक का जानते हैं, इतिहास में अगर बात करें, जो ये अशोक है ना, इसका कैसे पता चला है? तो अभिलेख के माध्यम से ही पता चला। यदि अभिलेख नहीं मिलता ना, तो फिर अशोक के बारे में हम लोग नहीं जान पाते। अशोक का अभिलेख मिला है, इसका अभिलेख को पढ़ कर ही लोगों ने इसके बारे में इतना जानकारी लिया है, प्राप्त किया है। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। किस वंश का? तो मौर्य वंश का। कुषाण वंश का सर्वप्रथम, यानी कुषाण वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। शक संवत दोस्त यह कैलेंडर है, ठीक है ना। गुप्त वंश का संस्थापक शासक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। इस वंश में समुद्रगुप्त, किस वंश की बात कर रहा है? तो यह गुप्त वंश का बात कर रहा है, ठीक है ना। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका नाम क्या है? विक्रमादित्य। दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त आदि कई शासक हुए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, याद रखिएगा। और अकबर के भी दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। बोल, स्कंदगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी से हमें भारत में पहली बार सती प्रथा के अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। किसके अभिलेख में भाई साहब? स्कंदगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी में भारत में पहली बार सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। सती प्रथा तो आपको पता हाल ही है कि जिस औरत का पति मर जाता था तो उसको उसी समय आग में जलना होता था। इसी को हम लोग सती प्रथा कहते हैं। पहला प्रश्न बोला कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? हमारे आंसर क्या होगा? मगध होगा। दूसरा प्रश्न बोला कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारे आंसर क्या होगा? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न बोला कि वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? हमारे आंसर होगा गणतंत्र। चौथा नंबर प्रश्न बोला कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? हमारे आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त को। 5 नंबर बोला कि कनिष्क का राजरोहण हुआ था। हमारे आंसर क्या होगा? 78 ईस्वी में हुआ था। 6 नंबर प्रश्न बोला कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? हमारे आंसर क्या होगा? अशोक। किसने किया था? अशोक किया था। सात नंबर प्रश्न बोला है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? हमारा आंसर होगा समुद्रगुप्त। 8 नंबर प्रश्न बोला है कि मेगास्थनीज कौन था? हमारा आंसर क्या होगा? राजदूत था। 9 नंबर बोला है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? आंसर क्या होगा? फाहियान। 10 नंबर बोला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हमारा आंसर क्या होगा? कौटिल्य होगा। 11 नंबर प्रश्न बोला कि प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी? आंसर क्या होगा हमारा? हरिसेन। 12 नंबर प्रश्न बोला है कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? हमारे आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज का। तेरहवां प्रश्न बोला है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? आंसर का हमारा गुप्त काल।
14 में बोला है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हमारा आंसर होगा नेपोलियन। 15वां प्रश्न बोला है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? आंसर क्या होगा 261 ईसा पूर्व में। 16वां प्रश्न बोला है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? हमारा आंसर होगा उदयन या उदयभद्र। कौन थे? उदयन या उदयभद्र। 17वां प्रश्न बोला है मुद्राक्षर किसकी रचना है? हमारा आंसर क्या होगा विशाखादत्त। 18वां प्रश्न बोला है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर की गई थी। 19 नंबर राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? हमारा आंसर क्या होगा कल्हण होगा। 20 नंबर बोला कि अशोक किस वंश का शासक था? आंसर क्या होगा हमारा मौर्य वंश। 21 नंबर मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आंसर क्या होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 22 नंबर अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। 23 नंबर मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हमारे आंसर क्या होगा बिंबिसार ने। 24वां प्रश्न बोला है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? आंसर क्या होगा 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। 25वां प्रश्न बोला है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? हमारे आंसर क्या होगा बौद्ध धर्म। 26 नंबर बोला है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? हमारे आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 27 नंबर प्रश्न बोला है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? हमारे आंसर क्या होगा मेगास्थनीज था। 28 नंबर प्रश्न बोले अशोक का संबंध किस वंश से है? हमारे आंसर क्या होगा मौर्य वंश। 29 नंबर मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? हमारे आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 30 नंबर प्रश्न बोला प्रयाग प्रशिष्ट का संबंध किस गुप्त शासक से है? हमारे आंसर क्या होगा समुद्रगुप्त से। 31 नंबर प्रश्न बोला है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो हमारे आंसर क्या होगा अशोक। अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। बत्तीस नंबर प्रश्न बोला है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? हमारे आंसर क्या होगा चंद्रगुप्त मौर्य था। 33 नंबर प्रश्न बोला है धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? आंसर होगा हमारा अशोक। 34 नंबर प्रश्न बोला है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? हमारा आंसर क्या होगा अशोक। 35 नंबर प्रश्न बोला है महाभारत के लेखक कौन है? हमारा आंसर क्या होगा पतंजलि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। अब इसका सब्जेक्टिव करते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न लघु उत्तरीय है कि अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए अशोक के धम्म पर कुछ टिप्पणी लिखे ना, तो हमारा आंसर होगा बोल रहा है कि अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों को अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार संक्षेप था। अशोक के अभिलेख संख्या 2 और 5 के अनुसार कम पाप बहुत कल्याण दया और दान ही धर्म है। ठीक है ना। अशोक का धर्म क्या कहता है? धर्म क्या कहता है कि कम पाप कीजिए, बहुत कल्याण कीजिए और दया और दान कीजिए। अशोक का धर्म यही है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। देखिए मौर्यकालीन इतिहास जानने के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्रोत है। मौर्यकाल इतिहास मतलब मौर्यकाल के बारे में जानकारी के लिए क्या क्या साहित्य है? साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक किताब लिखा था। ठीक है ना।
तो साहित्य के स्रोत में क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और विशाखा दत्त का मुद्राक्षस। विशाखा दत्त भी मुद्राक्षस लिखे, ठीक है ना। और कालिदास के नाटक बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, मिलिंद पो, दिव्यावदान, मंजू श्री मूलकंप एवं जैन साहित्य में भद्रभाहु चरित्र एवं परिशिष्ट पर्वतीय प्रमुख है। ये सब क्या है, साहित्यिक स्रोत है। ये सब क्या है, साहित्यिक स्रोत है मौर्यकालीन विषय से जानेंगे। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान लेते हैं हम लोग। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख, पाटलिपुत्र के राज दरबार का ध्वंसावशेष, सिक्के और विभिन्न प्रकार के औजार प्रमुख मिले। कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत में क्या है, तो जो अशोक था ना भाई साहब, अशोक का अभिलेख मिला है, ठीक है ना। और पाटलिपुत्र में जहाँ उसका दरबार लगता था वो दरबार ना ध्वस्त हो गया था, वो मिला है। और सिक्का मिला है और विभिन्न प्रकार के औजार मिला है। ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। विदेशी यात्रियों के विवरण देखिए, मतलब जो विदेश से आए हैं यात्री वो क्या कहते हैं। बोले फाहियान और हेनसांग, दो यात्री हैं विदेश के, फाहियान और हेनसांग के विवरणों से भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। तिब्बती लेखक लामा तारनाथ की रचनाओं में भी मौर्य वंश पर प्रकाश पड़ता है। तिब्बत के एक राइटर हैं, उनका नाम क्या है, लामा तारनाथ। उन्होंने जब लिखा था किताब में तो उसमें भी उन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा है, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और इन सभी के आधार पर मौर्य वंश का इतिहास लिखा गया है। और साहित्यिक स्रोत, तीसरा प्रश्न बोला है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है ना। विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बोल लीजिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए, उन्होंने क्या हासिल किया था। तो देख लीजिए, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। उसने उनके बाद सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, तो भाई साहब चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसने गुप्त साम्राज्य को सिंहद बनाया और उसमें मालवा, गुजरात और काठियावाड़ शामिल किया। उसने गुप्त साम्राज्य को बड़ा बनाया, जिसमें से गुजरात और मालवा को काठियावाड़ को उसमें शामिल किया है, तभी ना बड़ा होगा। उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह मध्य दक्कन के वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। जो चंद्रगुप्त जो ये है क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी पुत्री का क्या नाम है, तो भाई साहब प्रभावती गुप्त है। क्या नाम है, प्रभावती गुप्त। इसने अपने पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त को अपनी समस्त सेना को शकों के विरुद्ध इकट्ठी करने का अवसर मिल गया। उसके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। कला साहित्य की प्रगति को देखते हुए इतिहासकारों ने उसे काल को स्वर्ण काल कहा है। उस काल को क्या कहा है, इतिहासकारों ने स्वर्ण काल। किस काल को कहा है, तो भाई साहब गुप्त काल को, ठीक है ना। गुप्त काल को क्या कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया है। प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न बोला कि सतवाहन कौन थे। देखिए, दक्कन भारत में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में सिमुक नामक व्यक्ति ने सतवाहन वंश का स्थापना किया था। सतवाहन वंश का स्थापना किसने किया था, तो भाई साहब सिमुक नामक व्यक्ति ने, ठीक है ना। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सतवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक यानी शक्तिशाली शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसके शासक ब्राह्मण थे, ठीक है ना। सतवाहन वंश के शासक क्या थे, ब्राह्मण थे। यह एक मात्र सत्तात्मक राजवंश था, यानी
ये जो था ना ये मात्र सत्तात्मक राजवंश था। कहने का मतलब ये का कि इसमें अधिकांश महिलाओं को अधिकार था। अधिकार कहने का मतलब ये है ना, देखिए जैसे आजकल आप ये जो हमारा वंश है ना ये प्रीत सत्तात्मक वंश है। यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब कि कहीं पर आप जाइएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप किसके बेटे हैं, तो आप तौर दिन आप अपने पापा का नाम बताइएगा, मम्मी के नाम नहीं बताइएगा। तो वैसे ये है प्रीत सत्तात्मक वंश। यदि मात्र सत्तात्मक रहता तो आप किसी से पूछते ना तो आप बोलते थे कि नहीं मम्मी के नाम हम बताते, अगर कोई आपसे पूछता तो। इसी काल में सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है ना। किस काल में भाई साहब? तो सातवाहन काल में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू हुई थी, याद रखिएगा। लोग कहते हैं कि तुम इतिहास पढ़ के क्या करोगे? इतिहास पढ़ के हम दुनिया घूमेंगे। जो इतिहास नहीं पढ़ा है ना वो क्या समझेगा इतिहास का होता है। पांचवा प्रश्न बोला कि मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोतों को लिखे। देखिए मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोतों में निम्नलिखित है। पहला कि 14 बृहत शिलालेख जो कलसी, सह, बाजगढ़ी आदि से मिले हैं। दूसरा मास्की, गुजरात से प्राप्त लघु शिलालेख। तीसरा गिरनार से प्राप्त लघु शिलालेख। और चौथा लौरिया अरिराज से प्राप्त स्तंभ अभिलेख। छः नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। बोला कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय के स्तंभ एवं यक्षिणी की मूर्ति है। सांची, सारनाथ आदि जगहों पर मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। इस समय मूर्ति निर्माण में गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप तथा विहार का निर्माण कराया गया था। इस काल में पर्वतों को काटकर गुहा गृहों का भी निर्माण हुआ था। बराबर की पहाड़ियाँ एवं नागार्जुनी पहाड़ियाँ में आज भी है। नागार्जुनी पहाड़ियाँ में आज भी है। ये सब बिहार में है। ठीक है ना। बराबर की पहाड़ियाँ और नागार्जुनी पहाड़ियाँ बिहार में, राजगीर में आ जाइएगा तो वहाँ पर गुफा को काट के पहाड़ को काट के गुफा बनाया गया है। आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लीजिएगा। आपको हम तो देखे हैं यूट्यूब पे, ऐसे गए ना है, ऐसे देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि क्या है। और उसमें अंदर जाइएगा ना तब बोलो इतना ठंडा रहेगा उसमें ना मत पूछिए, आवाज़ इको करता है। बोल रहा है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राजाओं के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6वीं सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राजाओं की उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6वीं सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुत्व संपन्न राज्य को महाजनपद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। ठीक है ना। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। उसके अनुसार उसमें लिखा गया है, चर्चा किया गया कि 16 महाजनपद थे, जिसका नाम था काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद है। इन महाजनपदों में वज्जी और मल गणराज्य थे।
और शेष में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। देखिए ये जो कर इन महाजनपदों वज्जी और मौल, ये जो दोस्त है ना गणराज्य थे, कहने का मतलब ये है ना कि इन सभी में राजा शासन करता है, लेकिन यहाँ पर राजा शासन नहीं करता, लोग चुन के अपना नेता भेजते थे और वो शासन करता था। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में आज के डेट में जो चुनाव होता है, आप नेता चुनते हैं ना, तो वैसे ही वो लोग भी राजा चुनते थे। ठीक है ना, सिर्फ वजी और मौल के राजा चुनते थे, वो राजा शासन करता था। बाकी ये जो 14 थे इनमें ऑटोमेटिक राजा ही था। ठीक है ना, ये देखिए गजब बात है ना कि कहीं पर भी अगर आपके बगल में ही जब ऐसा शासन हो रहा है और आपके बगल में कुछ ऐसा शासन है तो अंतर दिखेगा ना जी, एक जगह पर हर जगह की। अब देखिए ये जो राजा है ना, राजा के मन के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं राजतंत्र में, लेकिन गणतंत्र में आप राजा के विरुद्ध जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फायदा होता है। आठ नंबर बोला गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। बोले कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम सर्वप्रमुख है। इसमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित की विवेचना है। शून्य का आविष्कार एवं पाई आर का मान 3.14 इन्होंने ही बताया। ज्योतिषी के क्षेत्र में पृथ्वी गोल है, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण आदि की जानकारी दी गई। वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिक इसी समय की रचना है। आयु विज्ञान के क्षेत्र में चरक एवं सुश्रुत इसी समय हुए थे। नागार्जुन रसायन और विज्ञान के प्रमुख ज्ञाता थे। नौ नंबर प्रश्न बोला है कि अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। देखिए अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है। पहला सुन लीजिए, अशोक के अधिकतर अभिलेख सीमांत क्षेत्रों में है। इसकी सहायता से हम अशोक के साम्राज्य की सीमाएं निश्चित कर सकते हैं। जो अशोक का अधिकतर अभिलेख मिला है दोस्त, वह बॉर्डर पे मिला है। कहने का मतलब ये है कि मतलब लास्ट में मिला है, लास्ट में मिला है। कहने का मतलब ये है कि मतलब इससे यह पता चलता है कि नहीं जो अशोक था इसका साम्राज्य यहाँ तक था, इस एरिया तक था। ठीक है ना। दूसरा, उसके अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था। उसके अभिलेखों से यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है ना। और तीसरा कि अशोक के अभिलेखों से उसके उच्च चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। अशोक का अभिलेख उसके उच्च चारित्रिक विशेषताओं के बारे में मिलती है। उसका कैरेक्टर कैसा था, किस रहन से हुआ, मतलब कि ज़्यादा गुस्सैला था कि ज़्यादा एथी था। चौथा, इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक के मिस्र, सीरिया, बार्मा और श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक का मिस्र, सीरिया और बार्मा और श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध थे। पाँचवा, इन अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए थे। यानी अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अभिषेक ने किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया था। छठवां कि अशोक के अभिलेखों से मौर्यकालीन कला का भी ज्ञान होता है। देखिए 10 नंबर है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा।
दोस्त, कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहल का कि अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। अशोक कह दिया कि अब हम साम्राज्य को विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में जाने जाएंगे, ये रोक दिया। दूसरा, इसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपनाया। ठीक है ना। ये क्या क्या अहिंसा मतलब कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना, मतलब कि दुख किसी को नहीं देना। सत्य, झूठ नहीं बोला। सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपनाया था, जबकि राजा को ये सब नहीं अपनाना चाहिए। अगर राजा ये सब अपना लेगा तो फिर उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तीसरा कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। चौथा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया था। विदेशों से लेकर पश्चिम में काटियार तक विस्तृत था। उसके द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूरे मौर्य काल और उसके बाद के शासकों द्वारा अपनाया गया। उसके शासन व्यवस्था का संक्षेप वर्णन इस प्रकार है। सम्राट, मौर्य शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु सम्राट स्वयं चंद्रगुप्त था। ठीक। और शासन अति केंद्रित था, परंतु निरंकुश नहीं था। प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर ही शासन चलाया जाता है। मंत्री परिषद, चंद्रगुप्त को शासन कार्य में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद थी। चंद्रगुप्त को शासन कार्य में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद थी। चंद्रगुप्त सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्री परिषद के सदस्यों से परामर्श करते थे। जिससे आज आपका देश में पार्लियामेंट है ना, वैसे ही ये लोग भी बनवाए थे। इतिहास से ही तो ये सब लोग सीखे हैं। पदाधिकारी, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। अमात्य नाम के पदाधिकारियों का विशेष महत्व था। इसके अतिरिक्त समाहर्ता, स्वाधीनता, सेनापति, दुर्गपाल, प्रदेश इत्यादि महत्वपूर्ण पदाधिकारी का मतलब कि जैसे आज के डेट में आपको डीएम, एसपी, एसडीएम ये सब होते हैं ना, तो ये लोग भी बनाए थे। अगर इसमें अमात्य बात करें तो अमात्य एगो मतलब कि सभी अधिकारियों में से एक महत्वपूर्ण था। न्याय व्यवस्था में न्याय के मामले में चंद्रगुप्त स्वयं सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय के मामले में बात करें तो सबसे अगर कोई था तो चंद्रगुप्त था। ठीक है ना। उसके ऊपर कोई था ही नहीं। किसी भी मामले की अंतिम सुनवाई सम्राट के पास ही होता था। कोई भी मामला हो, उसका जो राजा बोल दिया कि ये होगा तो यही होगा, और उसका कोई काट नहीं सकता है। न्याय के लिए 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए थे। पहले का धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। ग्राम में न्याय का कार्य ग्राम पंचायत करी थी। दंड व्यवस्था कठोर थी। जुर्माने से लेकर प्राण दंड का प्रावधान था। सैन्य व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का संगठन किया था जो 5 भागों में विभक्त थी। पहला, पैदल अश्वरोही, मतलब कि एगो अश्वरोही कहीं मतलब ये है कि जो घोड़ा से चलते थे। रथ सेना, गजरोही हाथी से चलने वाले, और नौसेना पानी में। इसके अलावे गुप्तचर विभाग भी थी। इसके अलावा रॉ एजेंट था। ठीक है ना, रॉ एजेंट, गुप्तचर विभाग जिसको बोलते हैं, जो दुश्मनों की सैन्य गतिविधियों पर पैनी नज़र रखता था। तो आप ये जो रॉ एजेंट सुने हैं, गुप्तचर खुफिया एजेंसी, ये आज से नहीं है, ये आपको इतिहास से लिया गया है। समझ गए ना। इस प्रकार चंद्रगुप्त न सिर्फ विजेता बल्कि एक अद्भुत प्रशासक भी था। एक बात याद रखिएगा, हम गलती से इस पेज से हमको यहाँ पर आना था। ठीक है ना। कहाँ पर आना था? यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में आना था, तो हम गलती से इस पे आ गए। ठीक है ना। ये हम दूसरा का ये जो ये वाला है ना दोस्त,
ये सब ये हम ना लघु उत्तरीय प्रश्न का लिखवा दिए दूसरा, तो कोई बात ना। आपका जो ये वाला है ना इतना ही तक होगा, 10वां का इतना ही आंसर होगा, ठीक है ना, इतना ही तक होगा। देख लीजिए, कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव यही था कि अशोक ने साम्राज्य का विस्तार नीतिगत तैयार कर दिया। इसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपनाया था और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश के साथ विदेश में भी किया। इतना ही हो गया, बस 10 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न ये देखिए, ये कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुद्रगुप्त की 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है 2 कारण बताइए। नेपोलियन यूरोप का शासक था और समुद्रगुप्त आपका एशिया का था। तो 11 नंबर प्रश्न ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए करेंगे समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना की जाती है, इसके 2 कारण है। पहल क्या कि विजय अभियान का कारण, पहल क्या है विजय अभियान का कारण। समुद्रगुप्त नेपोलियन के समान कई विजय अभियान किए। आर्यभट्ट, दक्षिण पथ आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त पाई थी और साम्राज्य की स्थिरता के कारण। जिस प्रकार नेपोलियन के समय फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त के समय गुप्त वंश को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। समझ गया ना, इसीलिए इसको नेपोलियन से तुलना की जाती है। बारह नंबर प्रश्न बोला कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताइए। देखिए बोले कि हर्यक वंश का संस्थापक राजा बिम्बिसार था। याद रखिएगा, बिम्बिसार और बिंदुसार में अंतर है। बिम्बिसार तो हर्यक वंश का संस्थापक था, लेकिन याद रखिएगा बिंदुसार जो था ना दोस्तों, वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है ना। यह मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार, लेकिन ये हर्यक वंश का शासक है बिम्बिसार। जैन साहित्य में इसका नाम रैणिक कहा गया है, ठीक है ना। बिम्बिसार का रैणिक नाम कहा गया किस में, जैन साहित्य में। इसका कार्यकाल 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। इसी के राज्य में महान राजवैद्य जीवक था। बिम्बिसार के राज्य में कौन था, राजवैद्य जीवक था। बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। बिम्बिसार को जेल में डाल दिया था, कौन डाल दिया था, तो उसका पुत्र कौन, तो अजातशत्रु। तेरह नंबर प्रश्न बोला कि मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का नाम बताएं। बोल रहा है कि साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्राक्षस, कालिदास के नाटक और बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, मिलिपंदोह, दिव्यावदान, मंजूश्री मूलकव्य एवं जैन साहित्य के भद्रबाहुचारी परिशिष्ट पर्वत प्रमुख है। चौदह नंबर बोला है किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखिए। चौदह नंबर प्रश्न बोल रहा है, इसका आंसर देखिए। बोल रहा है कि गुप्तकालीन 2 मंदिरों के नाम एवं स्थान निम्न है। पहला देवगढ़ के दशावतार मंदिर, यह वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। दूसरा कि भूमरा का शिव मंदिर, यह शैव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। पंद्रहवां प्रश्न बोला है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी। दोस्त 15वां प्रश्न देख लेते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। इसने अपनी राजधानी राजगिरी का पहले क्या नाम था, गिरिब्रज, से पाटलिपुत्र स्थान किया था। राजगीर से अपना राजधानी बदल के पाटलिपुत्र ले आया था, ठीक है ना, इसीलिए करवाया था। अब हमारे पास क्या बच गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 गो है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बोला कि मौर्य प्रशासन की जानकारी दे।
मौर्य प्रशासन, देखिए ये वाला प्रश्न हम आपको करवा दिए हैं अशोक के कलिंग विजय के अभियान वाला में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए मौर्य प्रशासन की जानकारी दे, मौर्य प्रशासन कैसे चलता है उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। देखिए मौर्य शासन व्यवस्था का उद्देश्य राज्य को अस्थायी प्रदान करना, अधिक से अधिक कर वसूलने एवं लोक कल्याणी कार्य करना था। मौर्य शासन पद्धति की व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार की जा सकती है। सम्राट, पहले क्या बात करें तो सम्राट। मौर्य शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु सम्राट था। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ था मेन तो वह सम्राट ही था, किंतु वह निरंकुश शासक के रूप में कार्य नहीं करता था। उसने प्रजा की इच्छा का सदैव ध्यान रखना पड़ता था। वह जो मौर्य वंश का जो सम्राट था वह अपने आप को मतलब कि सबसे ऊंचा रखा था, लेकिन ऊंचा रखने का मतलब ये भी नहीं है ना कि वह अपने प्रजा को दुर्व्यवहार करे, कष्ट दे, नहीं, अपने प्रजा का ध्यान भी रखता था। मंत्री परिषद बनाया था मंडल, कि बोला कि राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद भी थे। परामर्श देने का मतलब राजा को सलाह देने के लिए, ठीक है ना, सपोर्ट करने के लिए। इनकी संख्या 12 से 15 तक होती थी, ठीक। राज्य के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों में परामर्श के लिए सम्राट इनकी बैठक बुलाता था। जब भी राज्य में कोई इम्पोर्टेंट सा काम होता था तो राजा इन सभी को मंत्रियों को बुलाता था, ठीक है ना। 12 से 15 थे और सामान्यतः राजा इनके परामर्श के अनुरूप ही कार्य करता, और जो ये सलाह देते थे इनके सलाह के मुताबिक ही लगता था सही है तो वह करता था। तीसरा, पदाधिकारी। जैसे शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों को नियुक्त की गई थी। जैसे आपके अपने ही देश में देख लीजिए, अपने राज्य को चलाने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मान लीजिए अगर दूसरा काम देखना पड़ेगा तो डीएम देखेगा, और जो सैन्य मतलब पुलिस रक्षा सुरक्षा का काम देखना होगा तब पुलिस करेगी, तो उसके लिए एसपी रखा गया है, और इसी के लिए डीएम रखा गया है, एसडीएम रखा गया है। ये सब किसके लिए रखा गया है? ये सब व्यवस्था चलाने के लिए। एक आदमी से तो पूरा चलेगा नहीं। अमात्य नाम के पदाधिकारी का विशेष महत्व था। उसमें एक अमात्य नाम का अधिकारी था, इसका विशेष महत्वपूर्ण था। अगर बात करें सभी अधिकारियों में से तो अमात्य बहुत बड़ा था इसके मुताबिक में। इसके अतिरिक्त समहर्ता, स्वाधीनता, सेनापति, दुर्गपाल, व्यवहारिक, प्रदेश द्वारिक आदि महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। न्याय व्यवस्था में न्याय के मामलों में राजा सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय के मामलों में राजा सर्वोच्च अधिकारी था, मतलब कि अगर हर जगह से बात फंस गया और राजा के पास गया तो राजा बोल दिया कि ये होगा तो ये होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। किसी भी मामले के अंतिम अपील राजा के पास होती थी, ठीक है ना। आप कौन मंत्री बैठाए, कौन उपाय ले लीजिए, राजा जो बोलेगा वही होगा। ग्राम में न्याय का कार्य ग्राम पंचायत करती थी। न्याय के लिए 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए थे। पहला धर्मस्थीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। सैन्य व्यवस्था में क्या था? मौर्य के पास एक विशाल एवं सुसंगठित सेना थी जो 5 भागों में विभक्त थी। पदाति मतलब कि पैदल। अश्वारोही मतलब कि जो घोड़े से चलती थी, और रथ सेना थे, और गजारोही मतलब जो हाथी से चली थी, और नौ सेना जो नेवी थी। इसके अलावा गुप्तचर यानी रॉ एजेंट जिसको आप सुनते हैं, ये लोग भी थे जो दुश्मनों की सैन्य गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जाती थी। ये जो आप आज के डेट में आपके देश में ये जो शासन व्यवस्था है सब इतिहास से ही लिया गया है, ठीक है ना। ये जो गुप्तचर संस्था सुनिए ना, रॉ एजेंट भारत की है, और ये देखिए इंग्लैंड के कि अमेरिका की है, उतना ध्यान में नहीं आ रहा है। जियो, यह एक क्या है? गुप्तचर संस्था है, ठीक है ना। जिससे आपके भारत की रॉ है वैसे ही जियो एक गुप्तचर संस्था है, JIO जियो। राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो भूमि कर आय का सबसे प्रमुख साधन था, जो कुल उपज 1/4 से 1/6 भाग का वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त खानों, जंगलों, व्यापार, वाणिज्य से भी राज्य की आमदनी होती थी। प्रांतीय शासन में क्या था कि ये जो मौर्य साम्राज्य है ना 5 प्रांतों में विभाजित था। पहला प्रचाय यानी राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है ना। दूसरा
उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, तीसरा दक्षिण गापथ राजधानी सर्वागिरी, चौथा अवंती राजधानी उज्जैनी, कलिंग राजधानी तोसाली। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मौर्य शासकों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ प्रशासन का समुचित प्रबंध भी किया था। दूसरा अगर बात करें हम चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों की विवेचना करें। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और इस वंश का महानतम शासक था। चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश के शासक कौन था भाई साहब? जो धनानंद था ना, ये अंतिम शासक था। इसको मार के जो चंद्रगुप्त मौर्य शासन किया था वह तब मौर्य वंश का स्थापना किया था। और जिसके प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य थे। इनका नाम विष्णुगुप्त भी कर लीजिए या फिर कौटिल्य कर दीजिए, बराबर होगा। उसका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में आधुनिक कर्नाटक, जो आज का कर्नाटक है, वहाँ तक, तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में काटीवाड़ा तक विस्तृत था। उसके द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूरे मौर्य काल और उसके बाद के शासकों द्वारा अपनाया गया था। ये जो सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने जो बनाया था शासन व्यवस्था ना, इसी की शासन व्यवस्था को उसके उत्तराधिकारी ने चलाया था अपने राज्य में। सम्राट मौर्य शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन था? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने अपने आप को केंद्र बिंदु बनाया था, मतलब मेन था। शासन अति केंद्रित था परंतु निरंकुश नहीं था। प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर ही शासन चलाया जाता था। मंत्रिपरिषद चंद्रगुप्त को शासन कार्य में सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी थी। चंद्रगुप्त सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिपरिषद की सदस्यों के परस्पर करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मंत्रिपरिषद बनाया था, जो कि कोई भी सलाह लेना होता था तो अपने मंत्रियों को बुलवाता था। और एक बात, उस मंत्री को जो बुलवाता था ना, और जो मंत्री सलाह देते थे, अगर लगता था इसको कि मतलब ये सही है, तब उस नियम को लागू करता था। जैसे आपके संसद में बिल पास होता है ना, वैसा ही। तीसरा, पदाधिकारी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। मतलब कि अधिकारी बनाएगा, जैसे आपको लैंड ऑर्डर फॉलो करना है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए पुलिस बनाया गया है। अगर दूसरा बात करें, अगर अधिकारी रूप से देखें, उसके लिए IAS OS अधिकारी होता है ना, ये लोग भी बनाया था अपना अधिकारी, जिसमें से अमात्य नाम का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, ठीक है ना। अमात्य नाम का पद है, अधिकारी ना पद है, उसमें अधिकारी हो गया वो। पदाधिकारियों का विशेष महत्व था। इसके अलावा समहर्ता, स्वाधीनता, सेनापति, दुर्गपाल, प्रजेष्टा इत्यादि महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। चौथा बात करें तो न्याय व्यवस्था। न्याय के मामले में चंद्रगुप्त स्वयं सर्वोच्च अधिकारी था। किसी भी मामले की अंतिम सुनवाई सम्राट के पास ही होता था। न्याय व्यवस्था में बात करें तो अगर जो राजा था ना, अपने आप को सबसे ऊंचा रखा था, और हर जगह से आप फैसला होने के बाद अगर फैसला ना होता था, अगर फैसला हो भी जाता था ना, तो राजा के पास जाता था, और राजा जो भी निर्णय दे देगा उसको मानना सबको आवश्यक था। न्याय के लिए 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए थे। पहला धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। ग्राम्य न्याय का कार्य ग्राम पंचायत करती थी और दंड व्यवस्था कठोर थी। जुर्माने के से लेकर पांड्यंत्र का भी प्रावधान था। 5वां सैन्य व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का संगठन किया था, जो 5 भागों में विभक्त थी। पहला पैदल सेना, अश्वारोही, रथ सेना, गजारोही और नौसेना। इसके अलावा गुप्तचर विभाग भी था, जो दुश्मनों की सैन्य गतिविधियों पर पौनी नजर रखता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त न सिर्फ विजेता बल्कि एक अद्भुत प्रशासक भी था।
तीसरा अगर बात करें हम, तो तीसरा हमारा प्रश्न बोल रहा है कि क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। देखिए, गुप्त काल सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस काल में समाज, धर्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसीलिए गुप्त काल को सांस्कृतिक प्रपुष्टन का काल कहा जाता है। सांस्कृतिक विकास की जानकारी तत्कालीन साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोतों में प्रचुरता से मिली है, जिनका संक्षेप ओवरऑल में प्रकार का है। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में समाज में 4 प्रमुख वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त अनेक जाति एवं उपजातियाँ भी थी। सामान्यतः वर्ण और जाति व्यवस्था के नियम करे थे, परंतु संकट काल में निर्धारित व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपनाने की भी अनुमति समितिकारों ने दी। इसे समाज में कुछ लालचीपन आया। धार्मिक स्थिति। गुप्त काल धार्मिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का युग था। इस समय ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। तीसरा, स्थापत्य कला का विकास। स्थापत्य कला के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण आरंभ हुआ। विभिन्न देवताओं के लिए भव्य मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों में तकनीकी एवं निर्माण संबंधी अनेक विशेषताएं देखी जा सकती है। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है गर्भगृह, ढलान, सभा भवन, ध्वजारोहण, शिखरयुक्त छतों का निर्माण। शिल्पकला। शिल्पकला में मूर्ति कला का विकास भी गुप्त काल में हुई। मूर्ति कला भी धर्म से प्रभावित थी। अधिकांश मूर्तियाँ देवी देवता, बुद्ध और तीर्थंकरों की बनी। चित्रकला। चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। रंगों, रेखाओं का प्रयोग, भावों एवं विषयों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अजंता एवं बाघ की गुफाओं से मिले। अजंता की गुफाओं में जहाँ उच्च वर्ग की समानता को दर्शाया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। शिक्षा एवं साहित्य की बात करें तो गुप्त काल शिक्षा और साहित्य के विकास का युग था। पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा इस समय के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। यानी एजुकेशन का मतलब यूनिवर्सिटी तो वहीं पर था, पढ़ाई वाला मामला। नालंदा महावीर की स्थापना भी गुप्त काल में हुई, जो आगे चलकर विश्वविख्यात शैक्षणिक केंद्र बना। गुप्त काल संस्कृत भाषा एवं साहित्य के विकास का चरमोत्कर्ष का काल था। संस्कृत में ही धार्मिक ग्रंथों, नाटकों एवं प्रशंतियों की रचना हुई। अनेक पुराणों और स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। इस समय के सबसे प्रख्यात कवि कालिदास थे। कालिदास ने अनेक नाटकों की रचना की थी। विज्ञान और तकनीकी शाखाओं का विकास भी गुप्त काल में हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति गणित और ज्योतिषी विद्या के क्षेत्र में हुई थी। उपयुक्त सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर ही विद्वानों ने गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा है। इस काल में इतना विकास हुआ है ना कि मतलब कि आप पूछबे मत करिए, इसी इसको स्वर्ण काल कहा गया है। चौथा प्रश्न बोला कि मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। प्रश्न चौथा, मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। देखिए, मगध साम्राज्य का उत्थान प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। आर्थिक स्थिति। मगध के उत्थान में आर्थिक कारणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रकृति ने मगध को मुक्त हस्त से वरदान दिया था। यहाँ भी भूमि उर्वर थी और धान की खेती अच्छी होती थी। मतलब अगर बात करें ना, प्रकृति की तरफ से ना पूरा इसको सपोर्ट मिला था मगध को। जहाँ धान की खेती अच्छी होती थी वहीं भी जनसंख्या अधिक होती थी। इस तरह मगध अन्य गणराज्य भी भारी पड़ता था। मगध के पास घने जंगल थे जहाँ से इमारती लकड़ी प्राप्त होती थी। साथ ही लोहे के खान भी थे, जो कि झारखंड आज के आधुनिक झारखंड में, जिससे उन्नत किस्म के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। गंगा और उसके उपनदियों के समीप होने के चलते व्यापार वाणिज्य में काफ़ी विकसित अवस्था में हुआ था। साथ ही जंगलों में हाथी मिलती थी, जो उस समय सेना के आगमन
पंक्ति में होता था। मौर्य जो साम्राज्य था, जो मगध साम्राज्य है ना, अपने अपने अगर सेना में आगे किसी को रखता था ना तो हाथी को रखता था। मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद, ये जो था ना हर जगह से प्राकृतिक से सपोर्ट में था। इसका भौगोलिक कारण देखें ना, तो भौगोलिक कारण में क्या है, मगध की राजधानी गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर जल दुर्ग के समान बसा था और यहाँ दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षित है। मगध की पहली राजधानी राजगीर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह भी दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षित है, अतः शत्रुओं के आक्रमण के भय से निश्चित होकर मगधवासी ने शासकगण अपनी पूरी क्षमताओं को, साधनों को मगध की उन्नति और प्रगति के निरंतर लगा कर रखा था। ये बताइए, जब आपको युद्ध करना ही नहीं है किसी से, तो जो पैसा आप हथियार पे खर्च करिएगा, अगर युद्ध नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अति पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए, यानी शिक्षा पे कीजिए, अपने शिक्षा पे हो गया, स्वास्थ्य पे कीजिए, जहाँ रहते हैं आप उसको विकास कीजिए, तभी ना होगा जी। ये जो महाजनपद था मगध, ये चारों तरफ से प्रकृति से सपोर्ट में था। इधर नदी के किनारा भी था, इधर नदी से सपोर्ट था और जंगल भी था, जो हाथी मिल जाती थी, खेती भी बढ़िया होता था, धान की खेती, जहाँ पर धान की खेती होती तो वहाँ पर लोग अधिक मात्रा में बसते थे। दूसरा बात यह है कि यह पहाड़ों से घिरा था। जब इसका पहले राजधानी राजगीर था, वहाँ पर भी किसी से डर नहीं था, इसीलिए मतलब इतना आगे था। और प्रतापी राजाओं का योगदान की अगर बात करें हम, तो ये देखिए, प्रतापी राजाओं में मगध के पास एक से बढ़कर एक महाबली योद्धा थे, जैसे में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त आदि। इन महान साम्राज्यवादी शासकों ने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरे अन्य गणराज्य के पास ऐसा नहीं, इसीलिए मगध का उत्थान संभव हो सका। ठीक है ना। तो ये दोस्त आपका चैप्टर 2 हमारा हुआ ख़त्म। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 के लिए।